नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे राजनीतिक संस्कृति के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस 12 आर्ट्स, ठीक है, जिसमें वॉइसमैन के संदर्भ में पढ़ेंगे। वॉइसमैन क्या बताता है कि वॉइसमैन ने 3 विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां बताई है, यानी वॉइसमैन के द्वारा 3 विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां, क्या बताइए, संस्कृतियां, यानी 3 विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां वॉइसमैन के द्वारा बताएंगे। अब वो 3 विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां कौन कौन सी है, जिसमें पराधीन, सहभागी, ठीक है, दूसरा हो गया सहभागी, तीन विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां वॉइसमैन के द्वारा बताई गई है, जिसमें पराधीन, सहभागी, ठीक है, और संकुचित, तीसरी है संकुचित। 3 प्रकार की ये विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां बताई। अब इसी के साथ में इसने 3 मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियां भी बताई है। 3 मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियां, 3 मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियां जो बताई गई है, इसके अंदर भी 3 वही जिस तरीके से इसमें बताया गया है 3 विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां बताई गई है, वैसे ही मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियां भी बताई गई। मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियों के अंतर्गत बताया गया है उसके द्वारा कि सहभागी, ठीक है, इसके अंदर बताया गया है कि विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियों के अंदर मिश्रित राजनीतिक संस्कृतियों के अंदर संकुचित, पराधीन, ठीक है, और सहभागी, ठीक है। अब तथा संकुचित सहभागी राजनीतिक संस्कृतियों का वर्गीकरण किया गया है, तथा सहभागी जो मतलब कहने का तात्पर्य है कि विशुद्ध राजनीतिक संस्कृतियां संकुचित, पराधीन, सहभागी, तथा 3 मिश्रित जो राजनीतिक संस्कृतियां हैं उसमें भी संकुचित, पराधीन, सहभागी तथा संकुचित सहभागी। देखो, पराधीन सहभागी, संकुचित सहभागी, क्या है, संकुचित सहभागी, यही इसी के अंतर्गत बताई गई है, ठीक है। और मतलब जब इनका वर्गीकरण करते हैं तो वर्गीकरण के माध्यम से बताया गया है कि राजनीतिक व्यवस्था में जनभागीदारों की दशा की ओर संकेत करता, मतलब इसमें क्या बताया गया, जब इनका एक्सप्लेन किया गया, इसका वर्गीकरण किया गया था, तो इसमें ये चीज बताई गई है कि जनभागीदारी, मतलब जनभागीदारी का क्या किया जाता है, इसमें जनभागीदारी के बारे में बताया गया है कि जनभागीदारी की जो दशा है, मतलब जनता किस तरीके से अपनी सहभागिता दे रही है, तो मतलब जनता के बारे में इसके अंदर बताया गया है कि जनता की क्या दशा इसके अंतर्गत रहती है, ठीक है, संकेत करता है। और मात्रात्मक और शक्ति के आधार पर जन संस्कृति, किस आधार पे, मात्रात्मक और शक्ति के आधार पर कि कितनी जनसंख्या, मतलब कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, भाग ले रहे हैं, ठीक है, मात्रात्मक और फिर है मात्रात्मक के साथ में शक्ति। अब जो लोग ले रहे हैं वो सही तरीके से कार्य कर रहे हैं, यानी पूर्ण ताकत के साथ में या बल प्रयोग के साथ में उसमें कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या उसको अपना रहे हैं, मतलब मात्रात्मक और शक्ति, मतलब मात्रात्मक व शक्ति के आधार पर जन संस्कृति, मात्रात्मक और शक्ति के आधार पर कौन सी संस्कृति बताइए, जन संस्कृति बताई गई है, ठीक है। और अभिजनवादी संस्कृति का भेद किया जाता है, और इसके अंदर किसका भेद किया जाता है, जन संस्कृति के साथ साथ अभिजनवादी जो संस्कृति है उसका इसके अंतर्गत भेद किया जाता है। और अभिजनवादी जो संस्कृति, इसके 4 प्रकार हमने पहले पढ़े थे इसी अध्याय के अंतर्गत, ठीक है। अब राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। राजनीतिक संस्कृति
का निर्माण व विकास क्या है, सतत चलने वाली क्या है, प्रक्रिया। मतलब राजनीतिक संस्कृति का निर्माण और विकास एक सतत चलने वाली राजनीतिक प्रक्रिया बताएगी, राजनीतिक संस्कृति बताएगी। ठीक है, अब राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती है। राजनीतिक संस्कृति क्या नहीं होती है, राजनीतिक संस्कृति स्थिर नहीं होती है। मतलब राजनीतिक संस्कृति क्या नहीं होती है, स्थिर नहीं होती, मतलब एक जगह स्थायी नहीं है राजनीतिक संस्कृति। ठीक है, और राजनीतिक संस्कृति से ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक व्यवहार, यानी राजनीतिक संस्कृति से ही व्यवस्थाओं में राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक व्यवस्थाओं की स्थिरता तय होती है। राजनीतिक व्यवहार और राजनीतिक स्थिरता तय की जाती है राजनीतिक संस्कृति के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से राजनीतिक संस्कृति। अब राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण क्या है, राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण। अब राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इसके संदर्भ में हम अध्ययन करते हैं कि देखो कि आमंड व बर्बा क्या बता रहे हैं, आमंड दार्शनिक में है ये, आमंड और सिडनी बर्बा, यानी आमंड व सिडनी बर्मा के अनुसार राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में क्या बताया गया है कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, क्या है, वह प्रक्रिया है। और ऐसी प्रक्रिया, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति को स्थापित किया जाता है, जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, स्थापित। राजनीतिक संस्कृति स्थापित होती है, यानी आमंड व बर्बा बताते हैं कि राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है, राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा राजनीतिक संस्कृति क्या होती है, स्थापित होती है, यानी राजनीतिक संस्कृति को क्या किया जाता है, स्थापित किया जाता है। इस तरीके से ये स्थापित होती है। ठीक है, तो राजनीतिक सिडनी और बर्बा के द्वारा ये इसके बारे में ये जानकारी दी गई है, सिडनी बर्बा के द्वारा। ठीक है, अब देखो कि स्थापित किया जाता है और राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही क्या किया जाता है कि राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक समाजीकरण द्वारा ही, मतलब राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही क्या किया जाता है कि राजनीतिक समाजीकरण के द्वारा ही राजनीतिक संस्कृति के गुणों, विश्वासों, राजनीतिक संस्कृति के गुणों, विश्वासों, ठीक है, और मनोवेगों की भावी पीढ़ियों, मनोवेगों की भावी पीढ़ियों, यानी मनोवेगों की क्या बताई गई है, भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहता है, भावी पीढ़ियों तक पहुंचाना चाहता है। तो कहने का तात्पर्य कि राजनीतिक समाजीकरण द्वारा ही राजनीतिक संस्कृतियों के
गुणों, विश्वासों, मनोवेगों को भावी पीढ़ियों तक क्या करना होता है, पहुंचाना चाहता है, यानी वहां वो पहुंचाना चाह रहा है। ठीक है, अब इसी संदर्भ में ये बताया गया है कि राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत, राजनीतिक संस्कृति में इसी संदर्भ में ये बात उल्लेखित की गई है, क्या बात उल्लेखित की गई है कि व्यक्ति का यानी व्यक्ति, परिवार, मित्र मंडली, व्यक्ति, परिवार, मित्र मंडली, शिक्षण संस्थान, धार्मिक लोक संचार, हित समूह इत्यादि जो है, मतलब धार्मिक संस्थान, हित समूह और इत्यादि जो चीजें हैं उसके अंतर्गत ये बात उल्लेखित की गई है कि राजनीतिक दल आदि महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, यानी राजनीतिक संस्कृति में इत्यादि का क्या है कि महत्वपूर्ण स्थान है, इत्यादि चीजें क्या है अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाती। राजनीतिक प्रणाली नए दबाव, मतलब राजनीतिक प्रणाली नए दबावों और तनावों को झेलने की सहन शक्ति, राजनीतिक प्रणाली क्या करती है कि नए दबावों और तनाव को झेलने की सहन शक्ति विकसित कर लेती है। मतलब राजनीतिक संस्कृति नए दबावों व प्रणाली को, यानी राजनीतिक प्रणाली नए दबावों को क्या कर लेती है, यानी उनको सहन करने की जो शक्ति है वो विकसित कर लेती है राजनीतिक संस्कृति। और राजनीतिक विश्वास मतलब क्या है कि राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा देता है, और राजनीतिक स्थिरता को भी इसमें क्या दिया जाता है, बढ़ावा दिया जाता है। यानी राजनीतिक संस्कृति के अंदर राजनीतिक स्थिरता को भी बढ़ावा दिया जाता है। और राजनीतिक प्रणाली नए दबावों, साधारणतः राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक स्थिरता को बढ़ावा दिया जाता है इसके अंतर्गत। अब राजनीतिक संस्कृति का महत्व, राजनीतिक संस्कृति का महत्व क्या है, राजनीतिक संस्कृति का महत्व, देखो राजनीतिक संस्कृति का जो महत्व है, राजनीतिक संस्कृति का अगर राजनीतिक संस्कृति का जो महत्व बताया गया है, इसमें बताया गया है आमंड व बर्बा के अनुसार कि राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में, मतलब इसके क्षेत्र में राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में, इसके क्षेत्र में राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जब से राजनीतिक संस्कृति के अध्ययन की शुरुआत हुई है, जब से राजनीतिक अध्ययन की क्या की गई है, शुरुआत, मतलब राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में जब से राजनीतिक अध्ययन की शुरुआत, जब से राजनीतिक अध्ययन की शुरुआत हुई है राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में, तब से यहां एक और चीज देखने को मिल रही है कि अध्ययन की शुरुआत हुई, तब से राजनीतिक प्रणाली या संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता और अस्थिरता के कारणों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब तब से ही राजनीतिक, मतलब तभी से क्या किया गया है कि तभी से ही राजनीतिक, मतलब तभी से राजनीतिक प्रणाली, मतलब राजनीतिक प्रणाली संवैधानिक ताकि स्थिरता व अस्थिरता की शुरुआत की गई है। मतलब तभी से क्या की गई है, जब से राजनीतिक प्रणाली संवैधानिकता की स्थिरता
स्थिरता व अस्थिरता की शुरुआत की गई है, तब से ही यहाँ राजनीतिक संस्कृति क्या हुई है, विकसित हुई है। यानी राजनीतिक संस्कृति संवैधानिक प्रणाली की स्थिरता और तभी से ही विशेष ध्यान दिया जाने लगा, तब से ही विशेष ध्यान दिया जाने लगा। यानी तभी से क्या है, इन पे विशेष तरीके से ध्यान दिया जाने लगा, यानी इस पे विशेष फोकस किया गया था। ठीक है, अब राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप, मतलब राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप क्या बताया गया है, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा के फलस्वरूप अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु, यानी अध्ययनकर्ताओं का क्या रहा, केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थाएं न रहकर अध्ययन कर्ताओं का केंद्र बिंदु क्या है, अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु इसमें बताया गया है कि औपचारिक संस्थाएं न रहकर, मतलब क्या, औपचारिक संस्थाएं नहीं रहकर, मतलब केवल औपचारिक संस्थाएं नहीं था, मतलब अध्ययनकर्ताओं का केंद्र बिंदु औपचारिक संस्थाएं नहीं रहकर, इसके संदर्भ में बताया गया है कि राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में, मतलब राजनीतिक क्रियाओं के अध्ययन में सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों के लिए विवश करके, मतलब राजनीतिक संस्कृति के अंतर्गत जो अध्ययनकर्ताओं का जो केंद्र बिंदु है वो राजनीतिक सामाजिक व राजनीतिक व्यवस्थाओं का सभी का ही अध्ययन करके सामाजिक व सांस्कृतिक तत्वों के लिए विवश करके राजनीतिक शास्त्र का विकास किया। मतलब इसी के माध्यम से एक नया जो एक अध्ययन का जो केंद्र जोड़ा गया है वो है राजनीतिक शास्त्र को इसके अंदर क्या किया गया है, सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत बताया राजनीतिक संस्कृति उपागम ने यह बताने का प्रयास किया है, यानी राजनीतिक संस्कृति उपागम ने क्या बताने का प्रयास किया है, इसमें बताया गया है क्योंकि विभिन्न राजनीतिक समाज विभिन्न प्रकार की दिशाएं ग्रहण करते हैं, विभिन्न राजनीतिक समाज क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की दिशा निर्देश क्या करते हैं, तय करते हैं, और इस प्रकार तय करते हैं कि इस उपागम से राजनीतिक शास्त्र सूक्ष्म और वैश्विक उपागम हो, यानी बारीक से बारीक और जो वैश्विक, मतलब उसका अच्छे से उसका अध्ययन करके उपागमों के मिलन के माध्यम से एक संपन्न समाज शास्त्र बना सके, एक ऐसे समाज का निर्माण कर सके राजनीतिक संस्कृति व राजनीतिक अध्ययन के माध्यम से। ठीक है, इस तरह से हमने राजनीतिक संस्कृति के महत्व के बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है, इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु इनका अध्ययन किया, और इसी साथ में आपका ये लेसन समाप्त होता है। धन्यवाद।